हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो आज हम यहाँ पे पहली क्लास लेने वाले हैं जो कि आपका क्या है, स्केलर के लिए यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे थे स्केलर के लिए, तो यहाँ पे अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं। इससे पहले आपको मैंने दो जो कि आपकी वीडियो आ चुकी है किस पे, प्रीवियस ईयर पेपर पे। प्रीवियस ईयर पेपर आपको वो देख लेना है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। दूसरी चीज़, मैंने इसकी जॉब प्रोफाइल आपको कल के दिन में ही फेसबुक पे भी साथ ही यूट्यूब पे अपलोड की है। तो यहाँ पे देखिए आपको जॉब प्रोफाइल और जो प्रीवियस ईयर पेपर, ये एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आपको चेक कर लेनी है। अब आपको आज से यहाँ पे रेगुलर क्लासेस मिल जाएंगी स्केलर के लिए, ठीक है। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा। जो लोग इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। देखिए इस फॉर्म में आपको जो आपका सिलेबस है वो हाथ में रखना है, प्रिंट आउट इसका ले लेना है और एक एक टॉपिक करके हम इसको खत्म करेंगे। स्टार्ट हम करेंगे परमाणु और अणु से। यहाँ पे देखिए परमाणु का आणविक द्रव्यमान, परमाणु की संरचना, परमाणु का थॉमसन रदरफोर्ड बोहर मॉडल, और यहाँ पर से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे क्या है, बिगनर है जो पहली बार यहाँ पे परीक्षा में बैठने वाले हैं। देखिए आपकी जो पेपर की यहाँ पे तिथि है, मैं उसमें सब कुछ आपको जॉब प्रोफाइल में बता चुका हूँ कि कब तक आपका पेपर होने के चांसेस यहाँ पे रह सकते हैं। तो यहाँ पे हम आज कहाँ तक देखेंगे, कोशिश करेंगे परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान तक यहाँ पे कंप्लीट करने का। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे परमाणु और अणु की परिभाषा। तो देखिए इसमें सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है, उससे ऊपर कुछ नहीं आता। वो मैं आपको देखिए टेलीग्राम पे जो चैनल है वहां पे आपको ज्वाइन होना है। वहां पे मैं इसका आपको क्या करूंगा, जो अंतर है वो मैं आपको भेज दूंगा कि क्या क्या इसमें अंतर रहता है। तो वो चीजें आप देख लेंगे तो वहां से आपका काम बन जाएगा। आपको मैं बेसिक यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या इसमें होने वाला है। जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। हमको ऐसी चीजें नहीं देखनी जो पेपर में नहीं पूछी जाती, क्योंकि ऐसी चीजें काफी इस सिलेबस में दी हुई है। तो हमें मेन पॉइंट ही यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे परमाणु अणु यहाँ पे क्या क्या होता है। जो आपने यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। ये किसमें होते हैं आपके, इनसे मिलके आपका क्या बनता है, परमाणु बनता है, ठीक है। और इसी परमाणु से फिर आपका सब कुछ यहाँ पे बनता है। जैसे कि मान लीजिए आपका तत्व हो गया, यौगिक हो गया और यहाँ पे आपका मिश्रण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु, फिर यहाँ पे आपका तत्व, यौगिक, मिश्रण, इस तरीके से बनते हैं। कुछ भी इसमें ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाता है। अभी तक बात करेंगे सीधे सीधे कि अगर तत्व कितने हैं। तो यहाँ पे अगर आप बात करें, तत्व आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है टोटल तत्व कितने हैं, तो 118 आपको याद रखना है। पहली चीज आपकी ये होगी है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरी चीज, यहाँ पे इसी में एक मेन टॉपिक आता है जो आ जाता है आपका लवाइजिए का सिद्धांत। यहाँ पे उन्होंने दो नियम दिए थे, वो दो नियम के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। कंफर्म यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका 100% बन जाएगा। वो क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, लवाइजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको लिखना है, ये आपने पढ़ा भी होगा के नियम। यहाँ पे देखिए दो नियम उन्होंने दिए थे सॉरी। यहाँ पे देखिए आपका पहला नियम है आपका यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या मैं यहाँ पे पूरा चीजें नहीं लिख रहा हूं तो आपको इसको अच्छे से नोट करना है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम उन्होंने पहला दिया था। इसका मतलब आपका क्या होता है कि जो द्रव्यमान है, किसी भी यहाँ पे कोई इक्वेशन आपकी हो रही है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई इक्वेशन हो रही है, H2+O हो रहा है और यहाँ पे आपका H2O बन रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो द्रव्यमान यहाँ पे है वही द्रव्यमान यहाँ पे आउटपुट में आपको मिलने वाला है। तो कोई भी द्रव्यमान का यहाँ पे ऊपर नीचे या फिर कम ज्यादा नहीं होगा, या फिर वो नष्ट नहीं होगा, ठीक है। पहली चीज इन्होंने ये बोली। तो ये ऑप्शन आपको कैसे मिलते हैं, तो यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया है, लवाइजिए ने दिया हुआ है। कितने नियम दिए थे, दो नियम दिए थे। दूसरा काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पे, दूसरा है आपका स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम दिया, ये भी आपका। इसमें क्या होता है आपका, तो देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। देखिए CO2 दिया हुआ है। अब इस CO2 का जो यहाँ पे अनुपात होगा, अगर आप वो कहीं पे भी जाएंगे, कोई दूसरी जगह पे जाएंगे, तो हर जगह आपको CO2 का अनुपात यहाँ पे सेम ही दिखेगा। मान लेता हूँ यहाँ पे CO2 का अनुपात, मैं सिंपल सा एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। अभी मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये आपका पूछा जाता है, ठीक है। 1:2 मैं मान लेता हूँ। आप CO2 कहीं से भी उठा के देख लो, उसका 1:2 ही निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने बोला कि कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं होता। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ H2O का, ठीक है। तो H का द्रव्यमान की बात करेंगे, आपको 1 से लेके 20 तक सभी का यहाँ पे आपका परमाणु क्रमांक और साथ में आपका परमाणु द्रव्यमान, ये दोनों आपको याद रख लेना है, तभी ये क्वेश्चन बनेंगे। 100% यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा आपका
इन चीज़ों में जितना मैं अभी तक बता चुका हूँ, इससे आपका एक क्वेश्चन कंफर्म बनना ही बनना है। तो हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसका द्रव्यमान कितना होता है, यहाँ पे 1 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाले से, तो 1:2 रेशियो आपका। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इसका आपका क्रमांक होता है 8 और जो आपका भार होता है वो होता है आपका 16। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2:16। यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ 2 यहाँ पे 16, तो काटेंगे इसको तो 1:8। अब आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा H2O में जो आपका स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार यहाँ पे क्या अनुपात है H2O का। तो ठीक है, तो आपको क्या लिखना है 1:8। कैसे निकला आप समझ गए हैं। यहाँ पे H और जो नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है उसके साथ उसको, और यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान रखना है ना कि परमाणु क्रमांक। काफी लोग गलती क्या कर देंगे यहाँ पे देखिए क्या कर देंगे, हाइड्रोजन का 1 परमाणु क्रमांक होता है गुणा 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2:8 कर देंगे और यहाँ पे आपका 1:4 हो जाएगा और ये आपको ऑप्शन में दिखेगा और ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा नीचे चला गया है, तो इस तरीके से आपको करना है। समझ गए होंगे इसको अच्छे से आप, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं भी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे स्थिर अनुपात का नियम आप समझ गए हैं कि यहाँ पे जो रेशियो है किसी भी तत्व का, यौगिक का, वो आपका सेम रहने वाला है। चाहे आप कोई भी तत्व ले सकते हैं, कोई भी यहाँ पे यौगिक ले सकते हैं, तो वो हर जगह पे आपका सेम ही रहेगा। अब बात करेंगे यहाँ पे अगली चीज, यहाँ पे देखिए आपका परमाणु और अणु ये चीजें हो गई हैं। अब उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो आपका क्या दिया हुआ है परमाणु और अणु की परिभाषा जो है, इससे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है। आपको मैं इसके अंतर जो भी है, जो अंतर है इसका, वो अंतर मैं आपको इसका टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, परमाणु का आणविक द्रव्यमान मैं आपको बता चुका हूँ, 20 तक की एक लिस्ट है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी यहाँ पे। वो लिस्ट आपको याद रखनी है। ठीक है, वो लिस्ट मैं आपको यहाँ पे एक सेकंड दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये लिस्ट आपको याद रखनी है, जिसमें आपका 20 तक का पूरा दिया है। थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको इसको पूरा याद रखना है, कैसे ये आपका कितना क्रमांक है और कितना इसका परमाणु द्रव्यमान है। तो ये दोनों चीजें आप याद कर लेंगे तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। 20 तक याद करना है, उससे ऊपर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और अगर अभी याद नहीं भी हो रहे हैं, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इसके इतने क्वेश्चन कर लेंगे कि आपको ये पूरे याद हो जाएंगे। तो इसकी कोई दिक्कत आपको अभी से नहीं लेनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चनों को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए परमाणु किन कणों से मिलकर बना है। तो ठीक है, आपको मैंने बोला न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, या फिर आप इसको सीधे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब आगे बात करेंगे अणु का निर्माण किससे होता है। अब वहां पे आपको ऑप्शन 4 दिख जाएंगे, तो किससे होता है, परमाणुओं से होता है। सिंपल आप तरीका समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किससे क्या बनेगा, आपका परमाणु बनेगा। परमाणुओं से क्या बनेगा, अणु बनेगा। अणु से फिर आपका तत्व बनेगा, यौगिक बनेगा या फिर मिश्रण बनेगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आगे बात करेंगे क्या अणु का विभाजन संभव है। तो हाँ, हम अणु का विभाजन कर सकते हैं, अणु का परमाणुओं में विभाजन हो जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या परमाणु का विभाजन संभव है, तो परमाणु को हम अलग अलग नहीं तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब बात करेंगे देखिए क्या परमाणु का विभाजन संभव है, तो नहीं है। यहाँ पे अगला है न्यूट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है। ठीक है, तो इस पे आपका 0 आवेश पाया जाता है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ किस किस पे कितना आपका आवेश रहता है। यहाँ से भी आपका डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनता है, तो मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे क्या क्या रहता है। उससे पहले 2-3 चीजें आपको नोट कर लेनी, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो परमाणु की त्रिज्या होती है, अगर मान लीजिए आपसे सीधे सीधे पूछता है परमाणु का जो त्रिज्या होता है वो क्या होता है, नैनोमीटर में होता है। अब नैनोमीटर क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू आपका 10⁹ नैनोमीटर। सीधे ये आपको दिया रहता है, सीधे सीधे 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर होता है। ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। या फिर आपसे पूछ लेगा परमाणु की त्रिज्या आप किस में मेजर करते हैं, तो ये आपका किस में करते हैं, नैनोमीटर में ये किया जाता है। अब इसको सीधे सीधे इस फॉर्म में भी दे देता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू आपका कितना होता है, तो 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। देखिए मीटर बड़ी है तो ये भी यहाँ पे ज्यादा होगा, नैनोमीटर छोटा है तो मीटर की वैल्यू भी यहाँ पे छोटी होगी। इस तरीके से आपको याद रखना है माइनस प्लस का। ठीक है, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करनी है। आप दूसरी चीज बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो है आपका हाइड्रोजन का पूछ लेता है परमाणु त्रिज्या। ठीक है, मैं आप हाइड्रोजन का परमाणु त्रिज्या अगर आपसे पूछ ले तो 10⁻⁻10 यहाँ पे मीटर रहेगी। दूसरा आपसे पूछ लेता है जल का। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, जल का यहाँ पे 10⁻⁹ मीटर रहता है। उसके बाद हीमोग्लोबिन अणु की पूछ लेता है तो 10⁻⁸ मीटर रहता है। तो तीनों आपको अच्छे से याद रख लेने हैं, हाइड्रोजन का 10⁻⁻10, H2O का 10⁻⁹, हीमोग्लोबिन का
10⁻⁸ ठीक है। तो इतना आपको याद रखना ही रखना है, काफी महत्वपूर्ण ये आपके लिए हो जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसके अलावा ये आपने नोट कर लिया होगा, अगर स्पीड से हो रहा है तो थोड़ा इसको आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। नोट्स आपको जरूर से बनाने हैं, ये काफी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेंगे बाद में जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या फिर एग्जाम होने वाला होगा। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आपका, अब आ जाते हैं परमाणु की संरचना पे। देखिए अगला ऑप्शन ही वही है आपका, परमाणु और आणविक द्रव्यमान में आपको बता चुका हूं, लिस्ट में आपको दिखा दिया 20 का, तो वो आपको याद कर लेना है। उसके अलावा अब आएंगे परमाणु की संरचना पे। तो परमाणु की संरचना कैसी होती है आपकी, इसी पे यहाँ पे 3 नियम आए हुए थे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं। ये आपका एक ऑर्बिट है, इस तरीके से परमाणु रहता है। मैं अब दिखाता हूं आपको, एक सेकंड रुकिए। देखिए जो आपको बीच में दिख रहा है वो आपका यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है आपके, सिंपल सा मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका क्या होगा, और ये आपकी क्या है, ऑर्बिट है, ठीक है। मैं इतना ही लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे आपके होंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे, और यहाँ पे आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए पहले में सिर्फ 2 होते हैं, यहाँ पे ज्यादा बना दिए, ठीक है। पहले में आपको 2 लिखना है, दूसरे में आपके 8 तक हो सकते हैं, यहाँ पे मैं आपका 4 बना के रखता हूँ या फिर टोटल बना ही देता हूँ। इस तरीके से ये होता है। हल्का सा मैं आपको इससे पहले एक बार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बता देता हूँ, रुकिए जरा सा, एक सेकेंड आपका। अब देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये क्या होता है आपका, निगेटिव होता है सबसे पहले। कैसा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। दूसरी चीज इसकी बात करेंगे तो इस पे जो आवेश होता है -1.6 गुणा 10 की घात -19, सीधे सीधे पूछ लेता है। और इस मात्रा क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या चार्ज होता है। तो पहले तो निगेटिव होता है, और दूसरी चीज यहाँ पे क्या होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। दूसरी चीज मैं यहीं पे आपको दिखा दूं, प्रोटॉन का भी और यहीं पे आपका न्यूट्रॉन का भी, ठीक है। ये पूरा आपको दिख रहा होगा जहां तक है, हाँ पूरा आपका आ रहा है। अब इसमें बात करेंगे तो ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन की बात करें तो ये आपका अनावेशित होता है। यहाँ पे अना लिख दिया मैंने, इसको आप समझ लेना, अनावेशित आपका होता है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो है, पहले इसका देखिए आवेश लिख लेते हैं। इस पे आपका क्या होता है, प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। इस पे आपका 0 होता है। ये आवेश आ गया, इसमें निगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें 0। अब तीसरी चीज यहाँ पे आ जाता है मास का। देखिए आप मास लिख लेते हैं यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन मास का है यहाँ पे आपका। तो 9.1 × 10⁻⁻31, ठीक है। ये आपका किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। अगर बात करेंगे प्रोटॉन की 1.67 × 10⁻⁻27, ठीक है। ये आपका हो गया। और ये किसमें होगा, मास होगा आपका केजी में, ठीक है। ये आपको नोट करना है। सेम होता है आपका मास जो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 केजी में, किसका होता है आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आपका यहाँ पे सेम रहता है। आपको पूरा साफ साफ दिख रहा होगा जहां तक मुझे लग रहा है, हाँ पूरा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका 3 चीजें हो गई हैं, एक तो इस पे कौन सा आवेश रहता है, आवेश की वैल्यू क्या होगी, और तीसरा यहाँ पे इसका मास क्या रहता है। तो चार्ज और मास आप समझ गए, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सीधे सीधे पूछ लेगा प्रोटॉन पे क्या चार्ज रहता है। तो ठीक है, आपका पॉजिटिव रहता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। वही आपका मास क्या क्या होता है, ठीक है। तो तीनों चीजें हो गई हैं। अब बात करेंगे मेन क्वेश्चन की। यहाँ पर जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधे सीधे पूछ लेता है जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना है। तो सीधे सीधे आपको ये क्वेश्चन मिलता है, बहुत बार पूछा गया है, तो आपको अच्छे से इसको नोट कर लेना है। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा, मैं यहाँ पे P लिख रहा हूं और यहाँ पे इसका मास लिख दिया, इज इक्वल टू कितना होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के, तो यहाँ पे 2000 गुना यहाँ पे होता है, गुना जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मास है। तो सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछता है 2000, यहाँ पे ऑप्शन में रहेगा, डायरेक्ट आपको 2000 पे क्लिक करना है। ये आपको याद रख लेना है, जो प्रोटॉन का मास है वो 2000 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के मास के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अभी देखिए इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये तीनों चीजें आपको, ये तीनों चीजें याद रखनी है, साथ में ये चीज याद रखनी है और इसको नोट भी अच्छे से कर लेना है। अब हम यहाँ पे परमाणु की संरचना के बारे में चले जाएंगे कि क्या क्या यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा मॉडल बना के रखा हुआ है। ऐसा नहीं होता है, वो आपका थोड़ा अलग तरीके से समझने के लिए ये चीज आपकी होती है। अब इनको क्या बोलते हैं, ये आपकी ऑर्बिट है।
ऑर्बिट है या इनको बोलते हैं कक्षाएं। ठीक है, ये कक्षाएं होगी। ये आपका क्या है यहाँ पे, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस या फिर आपका नाभिक। ठीक है, नाभिक में क्या क्या होता है, नाभिक में होते हैं आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब यहीं पे मैं आपको परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार भी बता दूंगा। ठीक है, सॉरी, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक भी बता दूंगा। ऑर्बिट पे आपके क्या रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक हो गया, तीनों चीजें समझ गए। इसको आपका न्यूक्लियस बोलते हैं या फिर इनको आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कहीं पे आपको क्या मिल जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या लिखा रहेगा, न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन। ठीक है, आपको ये लिखा भी मिल सकता है कि इसमें आपका न्यूक्लियॉन की संख्या 10 है, सीधे सीधे ऐसा लिख देगा तो आप समझने में यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। क्या आप समझेंगे न्यूक्लियॉन का मतलब, आप समझ लेंगे कि इतने नाभिक की संख्या दे रखी है। ऐसा नहीं है, न्यूक्लियॉन का मतलब हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, ऑर्बिट में क्या होता है मैंने आपको बोल दिया है, कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। नाभिक में क्या रहते हैं, आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यहाँ पे रहता है। ठीक है, अभी आप चार्जेस में आपको सब कुछ बता चुका हूं, तो आपका एक बार में आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आ जाता है सीधे सीधे, नाभिक पे कौन सा चार्ज रहता है। ठीक है, तो नाभिक पे कौन सा चार्ज रहेगा आप बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको क्या बोला, नाभिक में क्या क्या चीजें हैं, प्रोटॉन है और यहाँ पे न्यूट्रॉन है। आपको प्रोटॉन का मैंने चार्ज बोला, कौन सा चार्ज रहता है, धनावेशित रहता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज रहता है। बात करेंगे न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन पे आपका क्या रहता है, कोई चार्ज नहीं रहता, वो आपका अनावेशित रहता है। तो आप बता सकते हैं नाभिक कैसा है, तो नाभिक की प्रकृति जो आपकी रहती है, नाभिक आपका क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, नाभिक क्या है, पॉजिटिव है आपका। उसके अलावा यहाँ पे जो ऑर्बिट पे है, इलेक्ट्रॉन है, उसका तो आपको पता ही है, वो आपका निगेटिव चार्ज है। ठीक है, सिंपल सा हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है आपको। अब इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको इन्होंने आप ये चीज आप नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं आगे। तो ये चीजें नोट कर ली होंगी आपने। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। परमाणु की संरचना आपने पूरी देख ही ली है, मैं इसका एक दो चीजें और आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, इतनी चीजें यहाँ पे हैं। उसके अलावा ये आपके मॉडल हो गए। मॉडल अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या मॉडल थे और किन्होंने क्या क्या चीजें यहाँ पे दिखाई थी। देखिए, ये आपका 20 तक का दिया हुआ है, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, ये आपको यहाँ से नोट कर लेना है। हाँ, मैं यहीं पे आपको क्या बोला था कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा तरीका है, इसको मैं इरेज कर ही देता हूं, यहीं पे आप समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपका ये ऑर्बिट हो गया। अब बात करेंगे परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक देखेंगे तो परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं, सिंपल सा तरीका है, पी की संख्या। समझ गए आप। यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या आपको सीधे सीधे चेक करनी है, कितने प्रोटॉन हैं, और यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा, परमाणु क्रमांक यहाँ पे निकल जाएगा। अब बात करेंगे परमाणु भार की। अब ये कैसा होता है, आपको सीधे सीधे क्या करना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इनका योग या फिर न्यूक्लियॉन की संख्या, न्यूक्लियॉन की संख्या। ठीक है, यहां तक आपको दिख रहा होगा। आपको डायरेक्ट दे दिया जाता है क्वेश्चन में कि ये आपका न्यूक्लियॉन की संख्या 10 है तो परमाणु भार क्या होगा। ठीक है, अब वहां पे कंफ्यूजन ये होता है कि न्यूक्लियॉन की संख्या दिया हुआ है तो परमाणु भार क्या होगा। जो न्यूक्लियॉन की संख्या रहेगी वही आपकी परमाणु भार रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा तरीका हो गया। परमाणु क्रमांक अगर आपको निकालना है, उसमें आपको देख लेना है प्रोटॉन कितने हैं, और प्रोटॉन आपको कैसे पता चलेगा, जब आप 1 से लेके 20 तक आप याद कर लेंगे कि कितने यहाँ पे परमाणु क्रमांक और परमाणु भार है। ठीक है, आपको डायरेक्ट दे दिया जाता है। मान लीजिए क्या दिया है, एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं। यहाँ पे देखिए m है, आपको ये लिखा कैसे रहता है, परमाणु क्रमांक यहाँ पे लिखा रहता है और परमाणु भार यहाँ पे लिखा रहता है। ठीक है, इसको हम बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में मैंने आपको करा भी दिया है, उसमें आपसे क्या बोला गया था कि 3 न्यूट्रॉन है, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन है। मैं अपने हाथ से क्वेश्चन बना रहा हूं, और यहाँ पे आपका 3 प्रोटॉन है और 4 यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन और यहाँ पे आपका 4 न्यूट्रॉन है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो आपसे पूछता है कि 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार इसका बताइए। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, देखिए आपको मैंने बोला अभी परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। तो सीधे सीधे प्रोटॉनों की संख्या देख लीजिए कितना है, 4 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, परमाणु क्रमांक यहाँ पे आ जाएगा। सीधे सीधे आंसर हो गया।
अब यहाँ पे कंफ्यूजन यही चीजें होती है कि कौन सा परमाणु क्रमांक है, कौन सा भार है। अब सिंपल सा दूसरी चीज आपसे बोल देता है परमाणु भार बताइए, तो आपको क्या देख लेना है, सीधे सीधे प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों को ऐड कर देना है। तो इनको आप ऐड करेंगे दोनों को, प्रोटॉन कितने हैं 4 हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं 4 हैं, तो कितना हो जाएगा 4 और 4 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे परमाणु भार आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, परमाणु क्रमांक की बात करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका बनता है और ये सिंपल सा है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली, इसको आपको नोट कर लेना है। देखिए यहाँ पे किस तरीके से इसको निकाला जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने आपको ये चीज आपने नोट कर ली होगी, तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे परमाणु भार और परमाणु क्रमांक आपका कंप्लीट हो गया है। इस पे हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में जो भी आएगी आपकी, उसमें आपका इसका न्यूमेरिकल कर लेंगे, किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, एक स्थिर अनुपात का नियम से आपका क्वेश्चन 100% बनेगा, एक यहाँ से परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक से कंफर्म यहाँ पे बनना ही बनना है। तो लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनने तय हैं। अब कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो हम अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। अब हम बात करेंगे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से यहाँ पे जो परमाणु की संरचना है वो कैसी होती है। तो यहाँ पे इसको आप देख लेंगे, देखिए इस तरीके से आपका होता है, जहां पे देखिए बीच में आपका क्या क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और जो कि आपके ऑर्बिट है, ऑर्बिट में आपको साफ साफ दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे देखिए नाभिक में साफ साफ लिखा हुआ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ पे नाभिक में दिया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आपका है, जो कि आपकी कक्षाओं में बाहर आपका घूम रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर ही लिए हैं, आपको पता ही चल गया परमाणु किन कणों से बना है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, ये आपको। और अणु के आपका देखिए मैंने आपको बता दिया परमाणुओं से अणु बनता है, सिंपल सा तरीका है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन कंफर्म बनता ही बनता है। तो देखिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया आपके, उससे क्या बनेगा, परमाणु बनेगा। परमाणु का अगर हम 2-4 परमाणु साथ में ले लेंगे, उससे क्या बन जाएंगे, अणु बन जाएंगे, और अणुओं को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तत्व बनेगा, मिश्रण बनेगा, यौगिक बनेगा, या फिर जो भी है पदार्थ उनसे फिर मिलके बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है सीक्वेंस को। क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्या अणु का विभाजन संभव है, हाँ इसको परमाणुओं में विभाजित किया जा सकता है। अगला देखिए क्या परमाणु का विभाजन संभव है, नहीं उसका विभाजन आपका संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है, तो 0 आवेश इलेक्ट्रॉन पे आपका न्यूट्रॉन पे पूछा जा रहा है, न्यूट्रॉन पे 0 आवेश आपका पाया जाता है। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला अभी परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए द्रव्यमान संख्या परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की सम्मिलित संख्या को द्रव्यमान संख्या बोला जाता है, जिसमें द्रव्यमान संख्या A इक्वल टू क्या होता है आपका, प्रोटोनों की संख्या P प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या N आपका होता है। अब यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या जो है आपका वो द्रव्यमान हमने पढ़ा अभी। अब यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या की बात करें तो Z इक्वल टू आपका क्या होता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटोनों की संख्या, और यहाँ पे आपका या फिर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आपका क्या बोला जाता है, परमाणु संख्या यहाँ पे बोला जाता है। सिंपल सा है, आपको बता चुका हूँ। देखिए आपका हाइड्रोजन का दिया हुआ है H, आपको उसका इंडिकेशन होता है, सिंबल होता है, और यहाँ पे परमाणु संख्या की बात करें तो 1। अब यहाँ पे देखिए आपको एक कंफ्यूजन और होगा, जो परमाणु द्रव्यमान है यहाँ पे 1.008 दिया हुआ है, तो आपको क्या लेना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1 ही लेना है। हीलियम की बात करेंगे तो आपको 4 ही लेना है, और लिथियम की बात करेंगे तो 6.9 है, तो इसको आप 7 लेके चले। वहाँ पे जो भी सॉल्व करेंगे मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से इनको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आपका सॉल्व करेंगे तो मैं बता दूंगा कहाँ पे आपको 7 लेना है, कहाँ पे आपको 6 लेना है। अगर बी की बात करें तो 9 लेके चलना है, वही अगर बोरोन की बात करेंगे तो 10 या 11 लेके कैसे चलना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे कार्बन की, तो कार्बन की 6 और 12 होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आपका ये आपका आ जाएगा बोहर का मॉडल है, इसके अलावा आपका रदरफोर्ड का आ गया, रदरफोर्ड का मॉडल, ये आपका एक सेकंड आपको दिखा दूं, रदरफोर्ड का मॉडल है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, सबसे पहले आपको वही दिया हुआ है, थॉमसन का परमाणु मॉडल दिया हुआ है। इसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या इसमें आपका पूछा जाता है। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको एक स्टेटमेंट दे दिया तो वो चीज आपको मिल सकती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, जो थॉमसन का है, इसमें आपका देखिए कब इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सिंपल चीज आपको याद रखनी है। 1906 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आपको याद रखना है। और दूसरी चीज आपको ईंट पर नाच याद होगा, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी इन्होंने, किन्होंने, थॉमसन ने। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या क्या बोला था, इन्होंने बोला था परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है, देखिए, और साथ में उसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। इन्होंने क्या किया था, इनका जो मॉडल है उसको प्लम पोडिंग मॉडल भी बोला जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, प्लम पोडिंग मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है, देखिए यहाँ पे आपका किस तरीके से वो दिखता था। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे
जो कंपेयर किया था इस तरीके से किया था, एक तरबूजे के साथ में कंपेयर किया हुआ था कि जो इसमें धसे हुए हैं, जो ब्लैक ब्लैक कलर के आपको दिख रहे हैं, वो आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो सिंपल सा है, इन्होंने क्या क्या बोला था मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए आपका, इन्होंने बोला था आपका जो पहला पॉइंट था, परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, ठीक है। ये बोला था ऋणात्मक और धनात्मक आवेश बराबर होते हैं और इसी कारण परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन रहता है, ठीक है। ये चीज इन्होंने बोली थी। अब बात करेंगे जो इनका पॉइंट था ना, उदासीन, जो आपका उदासीनता है, जो इन्होंने बोला कि परमाणु उदासीन रहता है, इसको आगे नहीं समझाया जा सका, तो वही समस्या रही इनके परमाणु मॉडल की। तो इतना ही इन्होंने बोला था, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं बोला था। अगर बोलेंगे कंपैरिजन किसके साथ किया था, तो तरबूज या खरबूज के साथ इसका इन्होंने कंपैरिजन किया हुआ था। अब बात करेंगे जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, इन्होंने क्या किया था, एक सोने की पतली सी पत्ती ली हुई थी, ये आपको दिख रहा होगा। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया था, एक सोने की पतली पन्नी ली थी जिसपे अल्फा कणों से यहाँ पे बारिश करवाई थी। मतलब बारिश करवाने का मतलब कि काफी मतलब उनसे किरणें भेजी हुई थी। उसमें से क्या हुआ, जो सोने की पत्ती थी वो 1000 परमाणुओं की मोटाई के बराबर थी, मतलब काफी पतली यहाँ पे थी, ठीक है। जो अल्फा कण होते हैं वो क्या होते हैं, वो He2 पॉजिटिव होते हैं, मतलब आपका हीलियम, जो आपका द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, उन्हीं को आपका क्या बोला जाता है, अल्फा कण बोला जाता है। अब इस पर क्या दिक्कत हुई थी, मतलब इन्होंने क्या यहाँ पे निष्कर्ष निकला था, जो मैक्सिमम अल्फा कण थी वो सोने की पत्ती से आगे चले गए थे, जो मैक्सिमम थे वो आगे चले गए, और कुछ द्वारा यहाँ पे जो छोटे छोटे कोणों पे विक्षेपित हुए, ठीक है, वो यहाँ पे दिख रहा है, कुछ यहाँ पे विक्षेपित हुए हैं छोटे कोण के साथ में, और प्रत्येक 12000 कणों में से एक कण वापस आया, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कितने कणों में से कण वापस आया रदरफोर्ड के, जब यहाँ पे आपका मॉडल जो दिया हुआ था उसमें क्या निकला था, तो ठीक है। तो यहाँ पे 12000 कणों में से एक कण वापस आया था, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे पूरा आपको डिटेल में दिया हुआ है। देखिए ये जो बीम है, यहाँ से आपका क्या हो रहा है, अल्फा कणों का बौछार यहाँ पे किया जा रहा है। उसके अलावा जो आगे सोने की पत्ती आपको दिख रही है, और कितने बाहर आए और कितने यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो आगे चले गए हैं, कुछ ही यहाँ पे आपका न्यून कोण के साथ में मुड़े हुए हैं, और 12000 में से एक कण यहाँ पे आपका वापस आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका रदरफोर्ड ने ये चीजें बोली थी। अब उन्होंने यहाँ पे जो निष्कर्ष निकला, मेन निष्कर्ष क्या क्या निकला वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, जो अधिकतर भाग है वो खाली है क्योंकि मैक्सिमम अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल गए। तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं क्या मतलब हुआ। जो हीलियम के कण थे, यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए जो हीलियम के कण थे यहाँ पे, मतलब अल्फा कण थे, क्या होते हैं आपके He2 पॉजिटिव है। अल्फा कण क्या है, हीलियम के द्विपरमाणु द्विआवेशित हीलियम कण है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो मैक्सिमम अल्फा कण थे वो यहाँ पे आपके क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो इनको मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला तो ये बाहर निकल गए। कुछ अल्फा कण क्या हुए, यहाँ पे न्यून कोण पे विक्षेपित हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए न्यून कोण पे यहाँ पे विक्षेपित हुए ऐसे करके, ठीक है। और कुछ अल्फा कण क्या हुए, यहाँ पे 12000 में से एक अल्फा कण यहाँ से ऐसे ही वापस आ गया, ठीक है, ये बोला। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या क्या बोला है, जो मैक्सिमम कण बाहर गए हैं वो सोने की पट्टी से, उनसे वहां पे क्या है, वो अधिकतर भाग ये खाली है, तो ये एक भाग उन्होंने बोल दिया कि खाली है। अब जो कम कण है जो विक्षेपित हुए हैं, अर्थात वहां पे परमाणु क्या है, धनात्मक है। विक्षेपित होने का मतलब समझ रहे हैं, ये आपका पॉजिटिव एक कण है और ये यहाँ पे पॉजिटिव एक कण होगा, उससे विक्षेपित तभी हो पाएगा। तो यहाँ पे इस पे क्या हुआ, जो पॉजिटिव है वो काफी कम है, ये उन्होंने बोल दिया। और जो 180 पे निकला हुआ है, जो मैंने बोला कि एक यहाँ पे ऐसे गया और ऐसे ही वापस आ गया, तो इसको आपका 180 डिग्री बोलते हैं। तो ये काफी कम कण है और ये धनावेशित भाग है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, धनावेशित भाग हो गया। और इसी को उन्होंने क्या बोला, नाभिक बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो 180 से काफी कम कण विक्षेपित हुए, इससे यह संकेत मिला कि धनावेशित भाग काफी कम है। नाभिक की त्रिज्या भी यहाँ पे बोल दी, जो नाभिक की त्रिज्या है 10⁵ गुना कम है परमाणु की त्रिज्या के, ठीक है। यहाँ पे एक आपको नई चीज मिल गई है। बात करेंगे अगर नाभिक की त्रिज्या की, तो परमाणु की त्रिज्या से कितनी कम है, 10⁵ टाइम्स कम है, ठीक है। तो ये भी आपको नोट करके रखना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आपका बन सकता है। अब इन्होंने देखिए जो मॉडल का, एक बार मैं आपको इसको समरी बता देता हूं। जो केंद्र है पॉजिटिव, जिसे नाभिक कहा गया, संपूर्ण भार नाभिक में ही होता है, ये आपका बोल दिया था। जो परमाणु भार की बात कर रहे थे वो नाभिक में होता है, किसने बोल दिया, रदरफोर्ड ने यहाँ पे बोल दिया, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगा रहे हैं, ये उन्होंने बोला। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम है, ये भी उन्होंने बोला। अब दिक्कत क्या होगी, यहाँ से एक गलती होगी, जो वर्तुलाकार पथ बोल दिया। इन्होंने बोला कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। देखिए उन्होंने बोला ये आपका नाभिक हो गया, मैं इसको सीधे सीधे
न्यूक्लियस लिख दिया, और यहाँ पे देखिए जो ऑर्बिट है, इन्होंने बोला यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये घूम रहे हैं वर्तुलाकार पथ पे, और ये जब ये घूम रहे हैं तो ये अपने एनर्जी को निष्कासित कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ये बोला कि घूम रहे हैं तो अपनी एनर्जी को निकाल रहे हैं बाहर। तो आगे जाके बोहर ने क्या बोला, तो बोहर ने बोला कि ये अगर अपनी एनर्जी को बाहर निकाल रहे हैं और ये अगर घूमते रहे तो इनका ऐसा ऑर्बिट रहेगा, एनर्जी कम होती रहेगी और एक टाइम के बाद ये अपना न्यूक्लियस पे आके मिल जाएगा। तो ऐसा जबकि नहीं होता है, तो यही इनकी गलती रही जो इन्होंने बोला कि वर्तुलाकार पथ पे इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो बोहर ने सिर्फ इतना ही बोला कि वो वर्तुलाकार पथ पे नहीं करता है, सिंपल सा, और यहाँ पे अपना जो एनर्जी है उसका लॉस नहीं होता है। सिंपल सा इतना ही था बोहर का मॉडल, कुछ नहीं है इसके अलावा। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए रदरफोर्ड का सीधे सीधे पूछता है कि स्थायित्व बताने में असफल किसका मॉडल रहा। तो सीधे आपके पास आंसर होना चाहिए जो कि आपका रदरफोर्ड होगा, ठीक है। ऑप्शन में आपको बोर मिल जाएगा, रदरफोर्ड मिल जाएगा, थॉमसन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या है, स्थायित्व बताने में असफल कौन रहा, रदरफोर्ड यहाँ पे रहे थे। अब बोहर का जो परमाणुिक मॉडल है, रदरफोर्ड की कमी को इन्होंने दूर किया था। इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिसको उन्होंने क्या कहा, विविक्त कक्षा उन्होंने बोला था, ठीक है। चक्कर लगाते समय ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, इन कक्षाओं में ऊर्जा स्तर बोला जाता है, ठीक है। तो इनका ये अपने अपने ऑर्बिट रहते हैं, जो ऑर्बिट है उनका अपना अपना ऊर्जा स्तर रहता है। अब एक क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बनता है कि जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए आपको एक, मैं यहाँ पे वापस से बना रहा हूँ, ये आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गए, और यहाँ पे एक ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट आपका ये है, ठीक है। थोड़ा इस तरीके से बन गया है। अब यहाँ पे मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पे 2 परमाणु है और यहाँ पे भी आपका परमाणु यहाँ पे रखे हुए, ठीक है। तो 4 यहाँ पे है। अब आपसे पूछता है कि किसमें मैक्सिमम ऊर्जा रहेगी, ठीक है। जो नाभिक से दूर रहेगा उसमें ऊर्जा ज्यादा रहेगी। जो नाभिक से दूर है, नाभिक ये है, नाभिक से दूर कौन है, ये वाला ऑर्बिट है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो इस ऑर्बिट में ज्यादा दूर है तो यहाँ पे ऊर्जा ज्यादा रहेगी, ये आपको नोट करना है। काफी बार पूछा जाता है ऊर्जा ज्यादा कौन सी आउटर पे रहती है, तो जो बाहर वाला ये अपना कोष है, बाहर वाला जो आपका कक्षा है, ऑर्बिट है, उस पर ज्यादा ऊर्जा रहेगी, अंदर वाले में ऊर्जा आपकी क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। ये आपको नोट करके रखना है, काफी बार ये क्वेश्चन आपका बनता है। अब देखिए यहाँ पे बोहर ने क्या बोला था, इसका आपका काम खत्म हो गया। बोहर ने यहाँ पे देखिए 3 तो पुस्तकें दी थी, ये पुस्तकें आपको नोट कर लेनी है। द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये एक आपको याद रखनी है। एटॉमिक थ्योरी आपको याद रखनी है, इन्होंने ही लिखी थी। और द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, ये भी इन्होंने ही लिखा हुआ था। तो ये सिंपल सा आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इन्होंने किस तरीके से यहाँ पे कोष बताए थे, ठीक है। यहाँ पे ऊर्जा वाला मैंने हटा दिया है, तो यहाँ पे आपको देखना है इन्होंने क्या किया, यहाँ पे काटा है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने ऑर्बिट बोला, सबसे पहले ऑर्बिट को इन्होंने बोला है के ऑर्बिट, ये एल ऑर्बिट, फिर इसके बाद एक ऑर्बिट और है जिसके, फिर एम हो गया, और फिर यहाँ पे एन हो गया, एक ऑर्बिट और है एन हो गया। तो के एल एम एन किसने दिया, बोहर ने दिया। और कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन सजाने थे, 2n²। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि आपका एम जो आपका सेल है या एम ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि के पहला है, एल है, फिर एम है, फिर एन है। काफी लोग कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, के इधर कर लेते हैं, एल एम एन कर देते हैं। गलती यहाँ पे नहीं करनी है, पहला ऑर्बिट को के ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट एल, तीसरा एम और चौथा फिर आपका एन ऑर्बिट हो गया, ठीक है। तो 2n²। आपसे पूछा जा रहा है एम ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एम ऑर्बिट कौन सा है, के पहला है, एल दूसरा है, एम तीसरा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या इसका मतलब क्या है, 1 2 3 का मतलब क्या है, जो 1 2 3 है ये n है। आपसे यहाँ पे क्या रखना है, इस n की जगह पे वैल्यू रख देना है। m की बात करेंगे तो 2n², तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 हो जाएगी, तो सेल का नंबर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18। तो ठीक है, m सेल में कितने आपके इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, k सेल में कितने आएंगे बताइए, यहाँ पे k ऑर्बिट में कितने आएंगे आपसे पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या है, 2n²। n क्या है, कौन सा ऑर्बिट नंबर है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। n कौन सा नंबर है, मतलब पहला ऑर्बिट है, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 2। तो पहले ऑर्बिट में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। पूछ लेगा l में, ठीक है, के एल एम एन होता है, l दूसरा ऑर्बिट है, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में आपको बता चुका हूं। एक आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी वो वहां पे हमने डिस्कस नहीं किया था, उसको एक बार यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सी ट्रिक है, सभी लोगों को पता होगी, लेकिन फिर भी एक बार आपको याद दिला देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको होता है
तो इनकी आपकी खोज सिंपल सा एक ट्रिक है, सभी लोगों को उसके बारे में पता होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ईट तो टॉ से थॉमसन, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है, थॉमसन हो गया। पर रदरफोर्ड, पूछ ले नाभिक का, तो नाभिक का भी इन्होंने किया था, ठीक है, नाभिक का भी आपका किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन, चैडविक, ठीक है। और गोल्ड स्टीन के लिए काफी यहाँ पे कंफ्यूजन होंगे, यहाँ पे काफी लोगों को पता होगा कि गोल्ड स्टीन का नाम भी आता है, कहाँ पे आता है, क्या आता है। जब आपको मैं एमसीक्यू कराऊंगा प्रीवियस ईयर पेपर में वो क्वेश्चन आया हुआ है, या फिर आपको मैं मॉक टेस्ट कराऊंगा, वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे जो क्वेश्चन यहाँ पे डाउटफुल होते हैं, मतलब जिसमें ऑप्शन आपको 2 लग रहे होते हैं, सही कौन सा है, तो कैसे उनमें से सही क्वेश्चन को आपको, सही आंसर को आपको चूज करना है, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मिल गया मुझे, जो कि किसका है, आपका परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक का है, ठीक है। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिया रहता है इस तरीके से, देखिए 6C12 आपको दिया हुआ है, और यहां पे आपसे क्या पूछा गया है, न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो आपको पता है ये क्या चीज है, परमाणु भार है। परमाणु भार क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ये क्या है, परमाणु क्रमांक है। ये क्या होता है, आपका प्रोटॉनों की संख्या होता है। सिंपल सा हो गया, आपको पता चल गया। अभी न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, इसमें से प्रोटॉन आपके पास पता है 6 है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है, 12 है। तो P इक्वल टू आपको 6 पता है, और P प्लस N इक्वल टू आपको 12 पता है। तो P की जगह पे रख लो 6 प्लस N इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो N इक्वल टू आपका 12 माइनस 6 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 6 इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इनको निकाला जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे इतनी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई हैं। जो जो इसमें से मुझे इंपॉर्टेंट और लगेगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें होगी आपका। तो यहाँ पे देखिए आपका कितना हमने कवर कर दिया आज का। परमाणु और अणु की परिभाषा हमने देख ली, परमाणु का आणविक द्रव्यमान हमने देख लिया। एक बार आपको उसको, जो आपका यहाँ पे मैंने एक चार्ट भेजूंगा आपको, या 20 तक का, आप उसको याद कर लें, या फिर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार आपको देख लेना है। उसके बाद आपका परमाणु की संरचना हमने देख ली है, परमाणु का थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर मॉडल देख लिया। इसमें से कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा कि इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान हमने देख लिया। अगले उसमें हम देखेंगे न्यूट्रॉन की खोज हमने देख ली है, ठीक है। न्यूट्रॉन के बारे में भी हमने देख लिया। आइसोटोप और आइसोबार और कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, सरल यौगिक के सूत्र, मिश्रण और विलयन की परिभाषा। सिंपल सा कुछ चीज नहीं है, हल्का हल्का आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा। इससे पहले कि आपका देखिए, जो मैंने आपको पेपर करा रखा है वो पेपर आपको देख लेना है। प्रीवियस ईयर पेपर में आपको मिल जाएगा, जो कि आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है जल्दी से जल्दी। वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी, कब आपकी क्लासेस होने वाली है, कौन सी क्लास आने वाली है, और प्रीवियस ईयर पेपर कब कब आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।